हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। भारतीय सेना के जाबाज ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जपनप्रीत सिंह सर के साथ पॉडकास्ट का पार्ट 1 आप पहले ही देख चुके हैं। आज पार्ट 2 की बारी है। अपने जीवन की बहुत सी बारीक बातों को पार्ट 2 में उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। उनकी लाइफ की क्या हर्डल्स रहे हैं, किस तरह से उन्होंने सेना में जाने की सोची, और ख़ास करके जो युवा हैं जो सेना में जाना चाहते हैं उनको जो मैसेज है जपनप्रीत सिंह सर का वो भी उन्होंने दिया है। पार्ट 2 आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं, लेकिन रिक्वेस्ट मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो हमारा चैनल है इसमें हमारे बड़े पॉडकास्ट को कुछ छोटे पार्ट्स में आप लोगों के सामने हम लेकर के आते हैं। इसलिए प्लीज़ फटाफट से अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन आप क्लिक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कहिए, और फटाफट से अब मैं आपको दिखाती हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल जपनप्रीत सिंह सर के साथ हुए पॉडकास्ट का पार्ट 2। तो अब आप मुझे बताएं, सोपोर में ये जो अप्रैल वाला आपका ऑपरेशन था, क्योंकि हमने अभी जो ऑपरेशन आपसे समझा है पानीपोरा वाला, ये 2 दिन आपका चला। सोपोर में क्या हुआ था? 2 आतंकी वहाँ भी आप लोगों ने मार गिराया था। वो इलाका कैसा था? क्या वहाँ पे भी वो सिविलियन की आड़ लेने की कोशिश कर रहे थे? क्या हुआ था उस दिन, बताएं। मैम वो थोड़ा सा डिफरेंट था, ऑल्दो टाइमलाइन बिल्कुल सेम ही थी। वो भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी शाम के टाइम पे ही मिली थी, और जो कॉर्डन हुआ और फायर फाइट की आगे कार्रवाई हुई थी वो सारी रात को ही हुई थी। तो पूरी रात वो ऑपरेशन चला। उसमें हमें ज़्यादा जो हमारे लिए क्रिटिकल चीज़ ये थी कि वो जो इलाका था वो बिल्कुल ही घनी आबादी वाला इलाका, जिसके सेंटर में वो छुपे हुए थे। और उन्होंने रात में कम से कम 3 से 4 बार कॉर्डन तोड़ने की कोशिश की थी, जिसमें भारी मात्रा में फायर फाइटिंग हुई थी। तो पूरी रात उनको कंटेन रखना, उसके अलावा सिविलियंस की सिक्योरिटी इंश्योर करना, ये सब एक उसमें बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज था उस ऑपरेशन में। लेकिन उसमें जितने भी ट्रूप्स, जितने भी ऑफिसर, जो भी उसमें हम शामिल थे, उसमें हमें यही सब सीखने को मिला, किस तरह से हम अपनी फायर कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना मतलब कॉर्डन में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन को अंजाम देके बिल्कुल क्लीन ऑपरेशन, जिसमें कि हमारे किसी भी जवान को कोई नुकसान ना पहुंचे और हम दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर पाए। तो वो हमें एक तरह से प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं और ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इंडियन आर्मी में। राइट। अब 13 साल से, अब मैं 13 साल पहले कमीशन हुआ था, बट इन 13 सालों में मैं ट्रेनिंग से काफ़ी बार गुजरा हूँ, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रही है। हर साल हर जगह पे ट्रेनिंग कॉन्टिन्यूस रहती है। हाँ। बट एक बार आप उस एक्सपीरियंस, जब आप प्रैक्टिकली उसको फेस करते हैं, वो एक थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। बट आप उससे आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, और जब आप एक बार उस एक्सपीरियंस को गेन कर लेते हैं तो आप कोशिश यही करते हैं कि आप उसी एक्सपीरियंस को एम्प्लॉय करें अपने अगले ऑपरेशन के लिए। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस एक्सपीरियंस को एम्प्लॉय करने का मौका मिला, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि नवंबर के महीने में एक दूसरा ऑपरेशन हो गया, जिसमें हमने सक्सेसफुली, जो कि ऑपरेशन पानीपुरा ही है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने बिल्कुल सेफ्टी से, बिना किसी कैजुअल्टी के, हम दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर पाए। एक चीज़ तो मैं जानती हूँ सर, क्योंकि जिस समय आपका ये पानीपोरा वाला ऑपरेशन हुआ उस समय बहुत सी आतंकी गतिविधियाँ कश्मीर में ऑलरेडी चल रही थी। मैंने कुछ डेटा निकाला है सर, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को भी बताऊँ। ठीक उसी समय नॉर्थ कश्मीर में लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे थे। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। उसके बाद बांदीपुरा में एक आतंकी मारा गया। श्रीनगर ग्रेनेड अटैक होता है जिसमें 12 लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ, 2 आतंकी मारे गए। ये सारा 1-2 महीने के भीतर हुआ। मतलब मैं अगर ऐसे बताऊं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बीच की ही ये सारी घटनाएं हैं। अखनूर में एनकाउंटर हुआ, वहां 3 आतंकी मारे गए। इसके बाद आप लोगों को अगर याद होगा, खबर आपने सुनी थी, गांदरबल में अटैक हुआ था जहां पर 6 मजदूर मारे गए थे, एक डॉक्टर मारे गए थे, हमारे आम नागरिक मारे गए थे। और वो इसलिए क्योंकि कश्मीर में लगातार हम विकास की जो परियोजनाएं हैं उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, और शायद उनसे जो आतंकी हैं वो घबराए हुए थे। तो लगातार सारे जो आतंकी गतिविधि हैं ठीक उसी समय हमने कश्मीर में देखा चल रही थी। अब जैसा आपने मुझे सोपोर
का बताया कि आपके लिए तो वो एक तरह से एक्सरसाइज की तरह हो गया। ये ठीक बात है, आप हर चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली ले रहे हैं सर। मुझे आप ये बताएं कि यहाँ आतंकी छुपे, ये कैसे मालूम चला था? मैम, जैसा कि आपने बताया कि इस टाइम पीरियड के, ये स्पेशली 2 से 3 महीने के जो टाइम पीरियड था, ये काफ़ी क्रिटिकल था इन टर्म्स की काफ़ी ज़्यादा आतंकी गतिविधियां बढ़ चुकी थी। गांदरबल में एक मेजर अटैक हुआ था, उसके अलावा काफ़ी अलग अलग जगहों पे अटैक्स या फिर आतंकी न्यूट्रलाइज हो रहे थे। हमें अपने, जैसा कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया था, एक ह्यूमन जो हमारा नेटवर्क हमारी बटालियन का बहुत स्ट्रांग रहा है। हम उसी में अपने आप को इनपुट डेवलप करते करते हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि इस एरिया में जनरली जो जैसा कि मैंने एक मैप की मदद से एक रिज के बारे में बताया था, जो पहाड़ी इलाका जंगल में, जो लोलाब वैली के नाम से भी फेमस है, लोलाब फॉरेस्ट, उस एरिया में भी काफ़ी गतिविधियों की हमें खबर आती रह रही थी। बट अभी कश्मीर में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको खबर आती रहेगी, लेकिन जब तक आप उस खबर को पिन पॉइंट करके एक्शनेबल नहीं कर देते तो उस खबर का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो इसके लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड ट्रैकिंग और उसके साथ बिल्कुल इमैकुलेट प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप ऐसे एक ऑपरेशन को अंजाम दे पाएं जो कि टाइम स्पेसिफिक है, कि आपके पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, लेकिन आपने उसी लिमिटेड टाइम में आप मिलिटेंट को फंसा पाओ और उसके बाद सेफली उनको न्यूट्रलाइज कर पाओ। तो ये जब सारी गतिविधियां चल रही थी तो हमें भी बीच बीच में इनपुट डेवलप हो रही थी कि कुछ एरियाज हैं आसपास के जहाँ पे मूवमेंट हो रही है, और रेगुलर कई बार रैंडम लोगों को साइटिंग भी हो रही थी। तो जब इतनी ज़्यादा मूवमेंट और साइटिंग्स होने लगती हैं तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाता है वहाँ पे रह के कि शायद इस एरिया में कुछ कंफर्म मूवमेंट हो या कुछ आतंकियों के छुपने की संभावना हो सकती है। तो इसी सिचुएशन का हम यूज़ करते हुए कॉन्टिन्यूस ट्रैकिंग, अपना इनपुट जनरेशन, उसी हिसाब से हम आगे की जो भी कार्रवाई होती है उसको अंजाम देते हैं। तो यहाँ पे आपने सोपोर में जब आपको पता चला कि आतंकी छुपे हुए हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही था कि वो कुछ लेने के लिए पहुंचे हुए थे, खाना वाना लेने पहुंचे थे? मैम, इस ऑपरेशन स्पेसिफिक जो जिसकी हमने बात की थी, ऑपरेशन पानीपुरा के टाइम पे, ये जो गांव है बिल्कुल पहाड़ी से एकदम से बिल्कुल पहाड़ी के फ्रिंज पे है। तो ऐसे ही गाँव का वो जनरली यूज़ करते थे। जंगल से उतर के फटाफट से 5 या 10 मिनट का टाइम होता है, खाना कलेक्ट किया और निकल गए। तो यही एक अपॉर्चुनिटी, एक फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी जो मेरे को मिली थी, जिसका मैंने एनालाइज करके एक तरह से बिल्कुल कम टाइम में कॉर्डन लगाने की कार्रवाई और उसके बाद एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम देने की कार्रवाई। तो सर, हम अगर आपकी कुछ और पोस्टिंग की बात करना चाहें तो मुझे पहले तो बताइए, ये कश्मीर का तो हमें मालूम चल गया, नॉर्थ कश्मीर वाला, इसके अलावा आपकी और कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो चुकी है? सारी पोस्टिंग बताइए मुझे। मैम, मैं 2012 में 8 लाइट कैवलरी में कमीशन हुआ था। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग अमृतसर रही है। उसके अलावा मैंने राजस्थान में एक्सटेंसिवली सर्व किया है। 2017 में मुझे मौका मिला था, मैं सियाचिन ग्लेशियर में 1 साल के लिए पोस्टेड था। और उसके अलावा मैंने एक इंस्ट्रक्टर टेन्योर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में भी काटा है, जहाँ पे मैं जेंटलमैन कैडेट्स को ट्रेन करता था 2 साल के लिए। ओके, तो सियाचिन का तो जीवन बड़ा कठिन होता है, हम तो ऐसे ही सुनते हैं, वहाँ का तो वेदर ही इतना अगेंस्ट है। क्या अनुभव था सियाचिन का? मैम, सियाचिन एक बहुत ही चैलेंजिंग पोस्टिंग थी। उसके अलावा एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस भी मैं बोलूँगा। वहाँ पे आपको हार्श वेदर जो हम इनकाउंटर करते हैं ऑन ए डेली बेसिस, उसके अलावा भी आप किस तरह से आप अपने आप को, अपने ट्रूप्स को और अपनी पूरी कंपनी को मोटिवेट रखते हैं डेली बेसिस पे, तो वो एक डिफरेंट चैलेंज रहा। बट अगेन
लर्निंग के आप अगर उससे देखेंगे लिहाजे से देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छी लर्निंग सियाचिन में मिलती है। तो वेदर का है कहते हैं सारे कि बहुत ही हार्श वेदर कंडीशंस हैं, और हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे से मोटिवेटेड हैं और अगर आपने सिखलाए हुए तरीके से सिखलाई हुई ड्रिल्स को फॉलो करते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। थोड़ा हमें बताइए ना सर, कैसे आप मोटिवेट रखते हैं, क्योंकि अभी आपने ही कहा कि ये भी बड़ा चैलेंजिंग होता है कि अपने पूरे ट्रूप को कैसे मोटिवेटेड रखा जाए, तो कैसे करते हैं आप लोग? मैम 2008 में मैं इंडिया ज्वाइन किया था मैम। उसके बाद से मोटिवेशन की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि ये सिखलाई में ही हमें सिखाया गया है कि एक बार अगर आप इस यूनिफॉर्म आपने पहन ली है तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है टूवर्ड्स दिस यूनिफॉर्म, टूवर्ड्स आपकी रेजिमेंट के लिए, आपके ट्रूप्स के लिए, कि आपको लीड करना है बाय एग्जाम्पल। तो चाहे वो सियाचिन हो, चाहे वो राष्ट्रीय राइफल्स हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, आपको लीड करना ही, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे तमाम जवानों के लिए, तमाम ऑफिसर्स के लिए, कि उनको मौका मिलता है किसी भी हार्श टेरेन में या हार्श सिचुएशन में अपने ट्रूप्स को लीड करना या अपने मेन को लीड करना। और आप अगर मेरे से पूछेंगे तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि किस चैलेंजिंग सिचुएशन में हमें मौका मिले, ताकि हम उसी चैलेंजिंग सिचुएशन में अच्छे से अपनी ट्रेनिंग का और अपनी कैपेबिलिटीज़ को दर्शा पाएँ। मैं ये भी जानना चाहती हूँ सर, आपके जो दोनों ऑपरेशन कश्मीर वाले ये रहे हैं, चाहे सोपोर का हो या पानीपोरा का हो, ये दोनों जॉइंट ऑपरेशन था। इन दोनों ही ऑपरेशंस में सीआरपीएफ भी थी, जम्मू कश्मीर भी थी, राष्ट्रीय राइफल तो थी ही। तो हम जब जॉइंट ऑपरेशन देखते हैं तो उसमें कैसे आप लोग काम करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं, और क्या चैलेंजेस आपके राष्ट्रीय राइफल के अलग होते हैं क्या सीआरपीएफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस से? मैम कश्मीर में जो भी ऑपरेशंस होते हैं ये हमेशा से जॉइंट ऑपरेशंस ही रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जैसे कि आप जानते हैं, वहाँ के ही रहने वाले जो उनके सोल्जर्स होते हैं, तो उनका कनेक्ट उनकी आवाम से, उनका मैं बोलूँगा इनपुट निकालने का जो कैपेबिलिटीज़ रहती हैं, वो हम बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में उनके साथ मिलके ही ऑपरेशंस को अंजाम दे पाते हैं। तो और इसी दौरान सीआरपीएफ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हर कॉर्डन में सीआरपीएफ कॉर्डन का हिस्सा रहती है, और जितने भी राष्ट्रीय राइफल का कॉर्डन होती है उसको रेनफोर्स करती है। मैंने सीआरपीएफ के साथ एक शो किया है श्रीनगर में ही, तो उनको बड़ा करीब से जानने का मुझे मौका मिला उस शो के दरमियान, तब मैं न्यूज़ चैनल में थी। लेकिन मैं राष्ट्रीय राइफल को समझना चाहती हूँ और करीब से। मुझे लगता है, क्योंकि आपने भी बताया कि जो तो एक बार अगर फेर में आ गया, फंस गया राष्ट्रीय राइफल के, तो फिर उसका बचना मुश्किल है। क्या वो वजह है, मैं ये समझना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय राइफल के नाम से हर कोई थर्राता है, सब कांपते हैं, क्या है राष्ट्रीय राइफल में ऐसा? मैम ये राष्ट्रीय राइफल बना ही इसलिए है, एक बार जो टास्क मिल गया और एक बार जो घेरे में आ गया, वो उसका बचना बहुत मुश्किल है। इनकी ट्रेनिंग, इनकी आइडेंटिटी, इनका काम करने का तरीका और इनका ऑपरेशंस में इनकी ड्रिल्स, उसके अलावा इनकी जब तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इनकी पूरी कार्रवाई देखने लायक है। इतना कोऑर्डिनेटेड, इतना जज्बा, इतना जोश से भरे हुए ट्रुप्स और इतने मोटिवेटेड जो ट्रुप्स, वो आपको मतलब देखने लायक है। आप अगर आपको कभी मौका मिले इनसे मिलने का, आप खुद रियलाइज करेंगे कि जो इनका जज्बा है वो बिल्कुल अलग है। सर, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि जो आतंकी कश्मीर में अभी फिलहाल घुस रहे हैं, क्या वो हाईली इक्विप्टेड हैं और क्या पूरी तरह से ट्रेंड आतंकी पहुंच रहे हैं कश्मीर में? मैम बिल्कुल। अभी जैसे कि आप
आपको मैंने 2 ऑपरेशंस के बारे में बताया है, ऑपरेशन पानीपुरा और ऑपरेशन नौपुरा। इन दोनों में जो हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है, ये जो आतंकवादी आते हैं ये बहुत वेल ट्रेंड हैं। उसके अलावा इनके पास वेल इक्विप्ड जो लेटेस्ट हथियार हैं, इंक्लूडिंग M4 तक ये साथ में कैरी करते हैं, जो कि एक आधुनिक हथियार है। प्लस इनके पास पूरा एमिनिशन, पूरे वेल किटेड, सर्दियों के हिसाब से स्लीपिंग बैग्स, और जो इनका रहने की और रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये साथ में कैरी करके चलते हैं। तो ये कहना आपका बिल्कुल सही है कि ये बहुत ही वेल इक्विप्ड आते हैं जब ये हमारे एरिया में ऑपरेट करते हैं। आप क्या कभी उन इरादों को भांपने की कोशिश करते हैं कि आतंकी अगर इस ओर आता है तो वो किस इरादे से आता है? मैम, जनरली जो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है और आपने जितने भी इवेंट्स देखे होंगे पिछले चंद एक सालों में, जब भी ज़्यादा आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं तो इनका जो एम एक तरह से रैंडमली कुछ एरियाज़ में अटैक करना, जो कश्मीर में अभी विकास की जो एक तरह से बोलूँगा प्रोसेस चल रही है, उसमें ये विघ्न डालने का एक तरीका है। क्योंकि अभी यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि कश्मीर की आवाम 370 की जो एबोरोगेशन हुई है उसके बाद से बदल चुकी है। अभी कश्मीर विकास की तरफ बढ़ रहा है। इसी विकास को रोकने के लिए या इसी में विघ्न डालने के लिए ये जो आतंकी हैं ये इन्हीं इरादों से आते हैं। एक कहीं पे कोई घटना कर दी किसी, जिससे से ये कुछ ऐसा इवेंट जो अनफोल्ड हो जाता है जिससे जो ये विकास की प्रोसेस है ये स्लो हो जाती है या थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं कश्मीर में स्पेशली बहुत ही अच्छे से इक्विप्ड हैं, बहुत ही अच्छे से ट्रेंड हैं, बहुत ही अच्छे से उनको क्लैरिटी है कि जब जब मौका मिला, जब जब आतंकी का सामना हो तो उनका बचने का चांस बहुत कम रहता है। और हर बार वो हम देखते भी हैं सर। मैम, वो हमारे देश की खुशकिस्मती, हम सब की एक बहुत ही, हम आपको लकी मानना चाहिए कि हम इस देश का हिस्सा हैं, कि हमें इतनी बहादुर और मोटिवेटेड आर्म फोर्सेस मिली हैं जो कि 24 घंटे तैयार रहती हैं किसी भी टास्क को अंजाम देने के लिए। ठीक बात। और आप सर से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप जो भी कहना चाहते हैं, आप ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं या दिल में कुछ भी इस समय आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, हम सर तक वो कमेंट आपका जरूर पहुंचाएंगे। न सिर्फ मेरी सर, बाकी लोगों की भावनाएं भी आप तक पहुंचनी चाहिए और इसीलिए मैं अपने व्यूवर्स को ये रिक्वेस्ट कर रही हूं कि सर से आप कुछ भी कहना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके आप बताइए। यह हमारी टीम की मैं कहूंगी कि न सिर्फ कोशिश रहेगी बल्कि वचन है हमारा आपसे कि आपके कमेंट को हम सर तक जरूर पहुंचाएंगे। जब आपको मालूम चला सर कि सेना मेडल आपको मिलने वाला है तो कैसा लगा, और सबसे पहले वो कौन से साथी थे जिनकी आपको याद आई होगी? मैम, जब ये सेना मेडल गैलेंट्री अनाउंस हुआ था 15 अगस्त 2025 को, मेरे लिए एक बहुत ही फ़ख्र का मोमेंट था। मेरे लिए लाइफ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है विदाउट अ डाउट। लेकिन इससे बड़ी अचीवमेंट जो कि मैं मानता हूँ अपने लिए, एक सक्सेसफुल ह्यूमन ऑपरेशन को अंजाम देना, उसके साथ जो मेरे ट्रूप्स का ट्रस्ट रहा है मेरे ऊपर एज ए कंपनी कमांडर, कि वो बिना क्वेश्चन करे हुए मेरे प्लान्स के मुताबिक बिना सोचे समझे आप एक ऑपरेशन एरिया में उतर जाएं, उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग फीलिंग एज ए कंपनी कमांडर आपको नहीं मिल सकती। तो वो मैं अपने लिए एक ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ, मेरे ट्रूप्स का ट्रस्ट और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम देना। जब मालूम चला तो फिर क्या हुआ? आंखों में आंसू आ गए खुशी के, या कैसा अनुभव था उस समय? मैम, एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट मैम। एक प्राउड होने के साथ साथ एक तरह से जो आपकी टीम वर्क था, जो 2 साल का हमने एक साथ एज ए कंपनी एक जो हमने एस्टैब्लिश किया था और जिसकी कल्मिनेशन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन में हुई थी,
तो बहुत ही इमोशनल एक मोमेंट है। मेरी पूरी क्यूआरटी जो उस ऑपरेशन का पार्ट थी, इनिशियल कॉर्डन में वो तमाम वो चुनिंदा 10 से 12 लोग, उन सब के लिए भी वो उतना ही प्राउड का मोमेंट था। उनके लिए भी एक गर्व का ही एक मोमेंट रहा वो। मुझे मौका मिला उनके साथ इस खबर को या इस अचीवमेंट को शेयर करने का, इसके लिए भी मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। मेरे क्यूआरटी एनसीओ से लेके लास्ट जवान जो मेरे साथ ऑपरेशन में खड़ा रहा, बिल्कुल निडर, जब तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ था। तो वो ये सब वो लोग हैं जो आपकी लाइफ में एच हो चुके हैं। इन सब को आप अभी कभी अपनी मेमोरी से नहीं भूल पाएंगे, ना ही वो ऑपरेशन की रात, ना ही वो इन सब लोगों का साथ जो आपके साथ उस रात को खड़े रहे। ठीक बात। कैसे जब बाकी लोगों को पता चला तो क्या फोन आने शुरू हो गए, बधाइयों का तांता लग गया, क्या आप परेशान हो गए कि भाई किसको जवाब दूं, किससे बात करूं, क्या हुआ था? नहीं मैम, एक बहुत ही प्राउड मोमेंट थी जैसा कि मैंने आपको बताया है, बट इसके अलावा बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे कॉल्स अपनों के आए और काफ़ी खुशी हुई। मेरा सबको धन्यवाद भी, मतलब मैंने सबको अपनी तरफ से धन्यवाद भी किया कि उन्होंने मेरे को अपनी अच्छी विशेस दी। बट एट द एंड ऑफ द डे, जो आपको मैं पहले ही बता रहा था, जो सेटिस्फैक्शन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को कल्मिनेट करने में मिलती है, आई थिंक उससे बड़ी अचीवमेंट आपके पास आपको मुश्किल है। दैट इज़ वो, जैसे आप बोलेंगे कि एक पिनेकल है कि आपने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को स्टार्ट से लेके फिनिश तक बिल्कुल सेफली अंजाम दिया। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि मैं रियल लाइफ हीरो के साथ बैठी हूँ, तो हम जब कभी भी हीरो का इंटरव्यू करते हैं ना सर, तो हम उससे पूछते हैं उनको क्या पसंद है, वो क्या खाते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बैठते हैं, है ना, क्योंकि हमें भी उससे बड़ा सीखना, समझना, उनकी लाइफ जानने को मिलता है। पहले तो मुझे ये बताइए, सेना में जाना है बचपन से ही सोच लिया था क्या? मैम, सेना में जाना बचपन में ही सोच लिया था। आर्मी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, तो मैं काफ़ी मोटिवेटेड था आर्मी ज्वाइन करने के लिए बचपन से ही। 2008 में मुझे मौका मिला नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने का, एंड तब से ही फ़ौज का एक हिस्सा रहा हूँ। और इससे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन आज तक कभी आई डोंट थिंक इस देश में आपको कोई मिलेगी। ठीक बात। और एक गर्व है इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करने का। हर सुबह जब उठ के आप यूनिफॉर्म पहन के रेडी होते हैं, तो वो हर सुबह का एक गर्व का मोमेंट रहता है। एंड अलग अलग जगह पे आप जब आपने सर्व किया है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपने लाइफ में लिए हैं, बट वो जो मोमेंट, जो आपका प्राइड है आप बीइंग एक इंडियन आर्मी का हिस्सा होने का, वो हमेशा आपके साथ रहता है। एंड यही प्राइड हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली सब में झलकता है। तो जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, इस माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप में वो जज्बा है, तो इंडियन आर्मी से बेटर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इंडियन आर्मी से बेटर आपके लिए कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, और एक जिसको बोलते हैं सोल्जर की एक ज़िंदगी, वो आपको जीने का मौका मिलेगा। शानदार। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे मेरे फैमिली में बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने इंडियन आर्मी की तैयारी की। मैं आपको बताऊँ, मेरे इन लॉज पहाड़ी हैं, उत्तराखंड से हैं, और उत्तराखंड में मुझे लगता है हर नौजवान सेना में भर्ती होना चाहता है। ये और बात है कि बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ लोग भर्ती नहीं हो पाते हैं। मैंने अपने परिवार में ही ऐसे लोगों को देखा है, और बड़ी कोशिशों के बाद कुछ लोगों को वो मौका मिलता भी है। ऐसे लोग भी हमारे परिवार में हैं। तो मैं बहुत बेहतर इस चीज़ को समझ सकती हूँ सर। और जैसा आपने बताया, आपने तो बचपन में ही ठान लिया था कि इंडियन आर्मी में ही जाना है, और वो सपना आपका पूरा हो पाया। अब मुझे आप ये बताएं कि खाली समय में आप क्या करते हैं, शौक क्या क्या है आपके? मैम, मैं एक बहुत ही जिसको बोलते हैं एविड स्पोर्ट्समैन रहा हूँ मैम। अभी मैं काफ़ी स्पोर्ट्स परस्यू करता हूँ। मैं 2015-16 में मुझे मौका मिला था, मैं आर्मी टीम को रिप्रेजेंट किया था 2 अलग अलग स्पोर्ट्स में, फुटबॉल और टेनिस दोनों में। उसके अलावा जो मेरा बाकी का टाइम जाता है वो जनरली खेल कूद में,
डिफरेंट जो भी स्पोर्ट्स हैं उसको फॉलो करता हूँ। तो आप अभी भी टेनिस और फुटबॉल खेल रहे हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल। वो हमेशा साथ ही रहेगा मैम। हाँ। फौज ने ये अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूस फौज प्रोवाइड करती है, तो जब जब मौका मिला है फुटबॉल, टेनिस या कोई भी और भी गेम मैं कंटिन्यूस खेलता हूँ। स्कूल में भी खेलते थे? हाँ जी मैम, स्कूल में भी फुटबॉल का हिस्सा था, बट अभी फौज में आने के बाद मुझे बहुत प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट 9 अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिला। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो हम कहते हैं और आर्मी मैन स्पिरिट, ये इक्वल होती है लगभग? मैम, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बिल्कुल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है। जो हम करेज की बात करते हैं, जो हम कॉमराडरी की बात करते हैं, वो आती ही एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के थ्रू ही है। आप कैसे उसको जनरेट करते हैं? जब आप बचपन से ही, जैसे आप एक लेफ्टिनेंट का मिशन हुए हैं, तब से आप अपने कंधे जवानों के साथ स्पोर्ट्स फील्ड पे अपना पसीना बहा रहे हैं, तो वो पसीने की आपको अहमियत का पता है। आपके जवानों को आपके बारे में बेसिकली एक तरह से बोलूँगा कॉन्फिडेंस आता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, जो कि आपके पूरे सर्विंग कैरियर में आपका साथ देता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जब हम काफ़ी रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं, रेजिमेंट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स या अलग अलग स्पोर्ट्स जो भी हमें प्लेटफॉर्म में मौका मिलता है, तो उतना ही हमें अपने ट्रूप्स के साथ घुल मिलने का मौका, उनको बेहतर समझने का, और उनके लिए भी एक अफसर को बेहतर समझने का उनके लिए भी एक अवसर होता है, जिस तरह मेरे लिए अवसर है उनको बेहतर समझने का। सर, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे लिए तो आप हीरो हैं, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि मेरा जो व्यूवर अभी आपको देख रहा है उसके लिए भी आप हीरो हैं। मुझे कमेंट्स करके बताओ ऐसा है या नहीं है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ आपका हीरो कौन है? मैम, सबसे पहले आपने मुझे ये हीरो का दर्जा दिया है, बट मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हाईलाइट करना चाहूँगा। हर जवान जो बॉर्डर पे खड़ा है, हर जवान जो ऑपरेशंस का हिस्सा है, हर जवान जो ट्रेनिंग में अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, वो सारे हमारे लिए हीरो हैं। वो सारे इस देश के हीरो हैं, वो सारे अपने फैमिलीज़ के लिए हीरो हैं, और उन सब के लिए ये हीरो का दर्जा जाता है, क्योंकि उनके लिए और हम सब के लिए ये एक बहुत ही सैक्रिफाइस करने के बाद ही हम उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं कि हम अपनी कंट्री को या अपने देश को उस बिल्कुल निडरता से और बिल्कुल जज्बे से हम सर्व कर पाएँ। तो आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे लिए मेरा हर जवान जो ऑपरेशन में खड़ा है, जो एलसी पे ड्यूटी दे रहा है, और जो यूनिट में ट्रेनिंग में इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सब हीरो हैं। फिर तो मेरी और आपकी फीलिंग सेम हो गई सर, क्योंकि मेरे लिए भी हमारे जितने फौजी भाई हैं सब हीरो हैं, और आपके लिए भी वही हीरो हैं, आपने कहा। मैम, पूरे देश के लिए यही होना चाहिए। ठीक बात। ये हमारी इस देश के लिए भी ये एक बहुत ही गर्व का एक बोलूँगा एक गर्व का अपॉर्चुनिटी है कि इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेस या जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी आर्मी है, और जितने मोटिवेटेड ट्रुप्स हमें मिले हैं, जितने हार्ड वर्किंग जवान हमारे पास हैं, तो ये एक देश के लिए भी एक बहुत ही गर्व की बात है। ठीक बात। और मैं व्यूवर्स से भी कहना चाहूँगी कि आप टीवी पर जब ऐसी कोई देशभक्ति मूवी देखते हैं तो आप समझिए उसमें कई टेक होते हैं, हजारों रीटेक होते हैं। मेरे सामने जो सर बैठे हुए, वो जब ऑपरेशन में जाते हैं तो उनके पास रीटेक का कोई ऑप्शन नहीं होता है, और इसीलिए आप जो करते हैं वो ही असल मायने में हौसले की मिसाल है, वो ही असल मायने में हम जो कहते हैं ना कि हमारा आइडल ये है, तो उसकी मिसाल है। टीवी वाला तो जो हीरो है वो पता नहीं कितनी टेक, रीटेक और बॉडी डबल के साथ हमारे साथ आता है, हमारे सामने आता है। सर का कोई बॉडी डबल नहीं है। मैम, रीटेक का मौका नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात भी है। यही आपकी ट्रेनिंग, यही हमारी ट्रेनिंग जो हमें सिखलाती है कि जब मौका मिले, जिस चीज़ के लिए हम ट्रेंड हैं, और इसमें मैम सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है। अगर कोई भी ऐसा बोले कि मैं आज एक जगह पे गया हूँ और आज ही मुझे ऑपरेशन का मौका मिला और मैं सक्सेसफुली कर दूँ, तो बहुत मुश्किल है। जैसे हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन पानीपुरा, ये ऐसा नहीं हुआ है कि
एक दिन मैं बैठा था और मैं सोच रहा था आज ऑपरेशन होगा तो हो गया है। उस एक ऑपरेशन होने के लिए मेरे कम से कम 50 बार से ज़्यादा ऐसा होगा जब क्लोज मिस हुआ होंगे कि मैं इन तक पहुंचने वाला था बट पहुंच नहीं पाया कई कारणों की वजह से। तो आपको परसिस्टेंस और अपनी पेशेंस से ही अपने आप को बिल्डअप करना पड़ता है। आपकी ट्रेनिंग कि अगर आप 20 बार एक चीज कर रहे हो तभी वो 21वीं बार सक्सेसफुल होगी और टाइमली सक्सेसफुल होगी। जो हम ऑपरेशन में भी हमने हाईलाइट किया है बार बार कि जल्दी कॉर्डन लगना, वो जल्दी कॉर्डन लगना ट्रेनिंग है। किसी नॉर्मल इंसान के लिए जल्दी कॉर्डन लगाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आपके ट्रूप्स इतने वेल ट्रेंड हैं, इतने अच्छे से कोऑर्डिनेटेड हैं, इतना उनको अपने लीडर पे ट्रस्ट है, तभी वो एक जल्दी कॉर्डन लगाने की कार्रवाई सक्सेस हो पाती है। तो इसी चीज़ को हम अगर आप देखें तो जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी चीज़ों से बन के की कोऑर्डिनेशन या काफ़ी चीज़ों से बन के ही एक सक्सेसफुल टीम बनती है, और इंडियन आर्मी एज अ होल एक सक्सेसफुल टीम है। ठीक बात। अब मुझे ये बताएं कि आपका ये जो चाहे राजस्थान से लेके सियाचिन से लेके कश्मीर तक की जितनी भी आपकी अभी तक की पोस्टिंग है, उसमें कभी कोई ऐसा मौका आया जब हर्डल आया हो आपके सामने, टर्बुलेंस आया हो लाइफ में, ऐसा कभी हुआ क्या? बिल्कुल मैम, टर्बुलेंस लाइफ का पार्ट है, और हम ऐसे चैलेंजिंग एक जॉब में हैं जहाँ पे हम इसके लिए रेडी रहते हैं। क्योंकि जब तक हम उस टर्बुलेंस से गुजर नहीं रहे हैं तो हम अपने आप को चैलेंज नहीं कर पा रहे। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही वही है कि जो टर्बुलेंस जो हमारे टास्क के सामने आए, उस टर्बुलेंस को क्लियर करते हुए हम उसको एकम्प्लिश करें और सक्सेसफुली उस टास्क को कंप्लीट कर पाए। वही हमारे लिए एकम्प्लिशमेंट है कि जो टर्बुलेंस है उसको हटाना। क्या बात है। और ताकि ये टर्बुलेंस हटे और जो हमारे दुश्मन है उनकी क्रैश लैंडिंग हो पाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी रहता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब आगे के आपके क्या सपने हैं, आगे आपने क्या सोचा है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ राष्ट्रीय राइफल में आना हर फौजी का शायद सपना होता है, तो ये सपना पूरा हुआ। बचपन में ही आपने सोच लिया था आर्मी में जाना है, वो सपना पूरा हो गया। अब आगे के लिए भी क्या कुछ सपने देखे हैं? मैम, सपने तो नहीं कहूँगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्मी एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको अलग अलग चैलेंजेस में, अलग अलग रोल्स में आपको टेस्ट करती है और आपको अपना रोल अदा करने के लिए ट्रेन करती है। तो मेरा सिर्फ इतना ही एम रहता है, जहाँ भी मेरी पोस्टिंग आए, जिस जगह पे भी मैं जो भी टास्क मुझे मिलता है, मैं उसको सक्सेसफुली एकम्प्लिश कर पाऊँ, अपने ट्रूप्स को अच्छे से ट्रेन कर पाऊँ, अपनी टीम को हमेशा मोटिवेटेड रख पाऊँ, ताकि चाहे मैं कहीं भी हूँ, इंडियन आर्मी कहीं भी मुझे पोस्ट करे, मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हूँ, जहाँ भी मुझे टास्क मिले मैं उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करूँ। थैंक यू सो मच सर। मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे जितने व्यूवर आपको देख रहे हैं उन सब की तरफ से भी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भविष्य में आपने जो भी प्लान किया है, जो भी सपने देखे हैं, वो सब न सिर्फ पूरे हों, उससे ज़्यादा आपको मिले, मैं ये चाहती हूँ। क्योंकि दिल से मैं ये बात कह रही हूँ, आप हैं तो हम हैं, हमारे फौजी भाई हैं तो हिंदुस्तान है। आपके बिना भारत की, हिंदुस्तान की और हमारे इतने सुरक्षित आज और कल की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं तो यही चाहती हूँ, वो कहते हैं ना कि मेरी खुशियां भी तुम्हारे ऊपर न्यौछावर, तो मैं बस वही कहती हूँ सर, बहुत सारी विशेष आपको, और मोर पावर टू यू। आप जो चाहे वो आप करें, और ऐसे ही जो आतंकी है और हमारे दुश्मन हैं उन्हें मजा चखाते रहे आप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। और हम सबको गर्व है कि हम इस देश का हिस्सा हैं और हम इंडियन आर्मी का पार्ट हैं और हम इस देश को सर्व कर सकते हैं। जय हिंद सर।